नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। क्या कुछ खास आज पूरा दिन में रहा है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोरोना से हुई मौतों पर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर। देश में कोरोना से हुई मौतों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद अब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सामने आया। पात्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा है, राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला करके भारत को नीचा दिखाया है। पात्रा ने कहा, भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों में मौतों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं कि भगवान के लिए भारत को नीचा मत दिखाइए। क्या कुछ बोले संबित पात्रा, आइए देखते हैं। वैसे तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर पार्टी बोलेगी, मगर जिस मुद्दे पर एक भ्रामक स्थिति पूरे विश्व में हिंदुस्तान को लेकर फैलाने की कोशिश की गई है और खास करके कोविड को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल डेथ नंबर्स को लेकर हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है, पहले मैं उस विषय को लेकर आपके सामने कुछ तथ्य रखने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि जहां तक WHO का विषय है, जहां तक कोविड की लड़ाई का विषय है, पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत और अद्वितीय था। वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था। एक भी मृत्यु होती है तो वो दुखद होता है, एक भी मृत्यु होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मृत्यु के ऊपर लड़ना, मृत्यु के आंकड़ों के ऊपर राजनीति होना, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। इतना वृहद देश, सच अ ह्यूज कंट्री, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश की जनसंख्या को देखिए, देश की स्थिति को देखिए, उसके बावजूद जो डेवलप्ड नेशन है उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने यह युद्ध लड़ा है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन ड्राइव को देखिए तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है। दुखद है कि उन नतीजों को लेकर, उन आंकड़ों को लेकर, WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट। उन्होंने राजनीति की है। राहुल गांधी जी कहते हैं, साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, यह बहुत ही दुखद है। We did not want to have a distinction between BJP and non-BJP ruled states. ये बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी मृत्यु दर रही, ये नॉन बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी संख्या रही। इस प्रकार का लड़ाई नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर, इंडिया एज अ वन यूनिट फॉट अगेंस्ट कोविड, और हम जीते भी। मगर राहुल गांधी वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि फॉर गॉड सेक डोंट डिमोरलाइज। आप भारतवर्ष को डिमोरलाइज मत करिए। जहां तक WHO का संबंध है, मैं आज तकनीकी रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के पटल से आपके सामने और विश्व के सामने रखना चाहता हूं। यह विषय केवल हमारे देश का नहीं है, यह विश्व के सामने भी हम सत्य रखना चाहते हैं। 4 महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिनको लेकर हमें लगता है WHO ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर 1, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। WHO ने जो मेथोडोलॉजी, अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है, वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। ये जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और WHO ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेस से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखा गया है,
यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस, अर्थात काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना और भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखना, इन सब विषयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर WHO से वार्तालाप किया है और अपने अपने विषय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं। आप याद रखिए, जहां तक WHO की मेथोडोलॉजी है, दैट वाज द मैथमेटिकल मॉड्यूल। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, उसके आधार पर WHO ने कैलकुलेशन किया है। भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को मानते नहीं हैं। ये जो गणित के आधार पर आपने ये डेटा दिया है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम इसे मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है बंधुवर कि भारतवर्ष में मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ, इसके रजिस्ट्रेशन को, इसके पंजीकरण को लेकर एक बहुत रोबस्ट सिस्टम प्लेस में है। अ वेरी रोबस्ट सिस्टम इज इन प्लेस एज फार एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कंसर्न थ्रू द CRS, दैट इज द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये 1969 के से चल रहा है। एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है और इसमें आप देखिएगा कि जो भी पंजीकरण होना है 2016 के बाद, जिस प्रकार से ये पंजीकरण में इजाफा हुआ है, खास करके मृत्यु दर आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल सटीक संख्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आज रख पा रही है। इसलिए एक रोबोस्ट सिस्टम के होने के बावजूद एक दूसरे मॉडल से कैलकुलेशन WHO करती है, ये उचित नहीं है। ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसमें बताना बहुत अनिवार्य है कि इट इज असिस्टेड बाय द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरीज में उनके अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं और ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज रजिस्ट्रार असिस्ट करते हैं और पूरे देश में ऐसे 3 लाख रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हैं जो इस पूरे प्रकरण में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बृहत सिस्टम है। और आप याद रखिए, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, अल्टीमेटली द नेशनल डेटा दैट कम्स, ये जो डेटा हम राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, RGI रखती है, ये राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं होते हैं, हर राज्य के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। और जो नेशनल रिपोर्ट है, 2019 का नेशनल रिपोर्ट जून 2021 में पब्लिश हुआ था और 2020 का नेशनल रिपोर्ट 3 मई 2022 को पब्लिश हुआ था। इतने डाटा को नहीं मान के WHO अपना डाटा बनाती है, WHO अपने मॉडल को लाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपत्ति भी जताया, किंतु WHO ने इस पर अभी किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की है। पंजाब पुलिस द्वारा बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब पुलिस ने हालांकि इस मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी है। पंजाब पुलिस का कहना है कि उनके कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि स्टेट साइबर क्राइम की FIR पर ही तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने बयान जारी कर कहा, हमारे पास FIR है पंजाब स्टेट साइबर क्राइम की, इसमें तेजिंदर पाल सिंह बग्गा आरोपी हैं। हमने इनको 5 नोटिस भेजे हैं, हर बार उनका कोई इश्यू खड़ा हो गया। हमने कल रात एक टीम को दिल्ली भेजा था, हमारी टीम ने कानून के मुताबिक उन्हें आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने आगे कहा, हमारे ऊपर लग रहे सभी आरोप लग रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। हमारी एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क में बनी हुई थी, 112 नंबर पर फोन करके भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई थी। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को गलत बताया है। पंजाब पुलिस ने कहा, कुरुक्षेत्र हाईवे पर गलत तरीके से रोका गया है। हमारे सीनियर अधिकारी वहां से सीनियर अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया है वो कानून के तहत किया है। बता दें, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर FIR दर्ज की गई थी। शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस के जवान तेजिंदर सिंह बग्गा को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में उनके घर पहुंची।
कोलकाता के काशीपुर इलाके में शुक्रवार सुबह बीजेपी का एक कार्यकर्ता रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। अमित शाह ने कहा कि आज बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया की राजनीतिक रूप से हत्या कर दी गई। कल ही टीएमसी सरकार के 1 साल हुए हैं। उसके दूसरे दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा की परंपरा शुरू हो गई। पूरे बंगाल में राजनीतिक हिंसा और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। डर का माहौल पैदा करने की साजिश है। अमित शाह ने कहा, अर्जुन की हत्या की हम निंदा करते हैं। न्याय की अदालत के सामने जाकर जो भी आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव घोष बागान इलाके में एक सुनसान इमारत के अंदर फंदे से लटका मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ता की हत्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने की है। हालांकि पार्टी ने आरोपों से इनकार किया है। चौरसिया के परिवार ने उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि पुलिस द्वारा उनके शव को मौके से हटाने की कोशिश करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भेजा गया। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है। उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। सियासी पारा जो है वो गर्माता जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, इसी सियासी पारे के बीच अब कैलाश विजयवर्गीय ने केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने केजरीवाल की बंदर से तुलना कर दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। तेजिंदर की जो गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से पंजाब, क्या लगता है किस तरह की तानाशाही? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे। तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है, वो किसी की भी हजामत करने लगता है। मैं समझता हूँ उसको राजनेता और अपराधियों को समझना चाहिए और इस प्रकार की पुलिस के दुरुपयोग की हम निंदा करते हैं। नेता कुछ मरहम लगाने के लिए खरगोन गए।
दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। दिल्ली में अब उन लोगों को दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। दिल्ली में अब उन लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी जो लोग सब्सिडी मांगेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार सभी बिजली उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने को देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली का बिल देने में सक्षम लोगों से मिले सुझावों के बाद ये निर्णय लिया गया है। बिजली पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार हर उपभोक्ताओं को अब विकल्प देगी। जो लोग सब्सिडी मांगेंगे उनको सब्सिडी मिलेगी और जो लोग सब्सिडी नहीं मांगेंगे उनको नहीं मिलेगी। आइए आपको भी सुनाते हैं सीएम केजरीवाल की जुबानी किन लोगों को दी जाएगी मुफ्त बिजली। वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022 व 23 में भी बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के इस फैसले से कोरोना महामारी के बाद महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के करीब 47,11,176 बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। पिछले वर्ष की तरह ही जारी वित्तीय वर्ष 2022 व 23 में भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं, किसानों, कोर्ट परिसर, वकीलों के चैम्बर और 1984 सिख दंगा पीड़ितों को बिजली पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। किन लोगों को मिलती रहेगी बिजली मुफ्त, वो भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में बिजली विभाग की तरफ से बिजली सब्सिडी योजना को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, कोर्ट परिसर और वकीलों के चैम्बर्स को उनके खपत के आधार पर कई कैटेगरी में बांटकर सब्सिडी दी जाती है, जिसे आगे जारी रखा जाना चाहिए। विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने गंभीरता से विचार विमर्श किया और कोरोना महामारी के बाद महंगाई की मार से परेशान लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फैसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के सुझाव भी आते हैं और कई लोगों की चिट्ठी आती है। वे कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार हमें फ्री बिजली दे रही है, लेकिन हमारे में से कुछ लोग हैं जो बिजली का बिल देने में सक्षम है, इसलिए हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं। आप इस पैसे को कहीं स्कूल और अस्पताल बनाने में इस्तेमाल कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसलिए अब हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी के लिए एक विकल्प देगी। हम लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो हाँ कहेगा तो हमें बिजली की सब्सिडी चाहिए तो हम उनको सब्सिडी देंगे। अगर वो कहेगा कि हमें बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए तो हम उनको सब्सिडी नहीं देंगे। सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा। 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। दक्षिण कश्मीर में एक ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अशरफ मौलवी मारा गया है। इस आतंकी के मारे जाने से घाटी में सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। यह आतंकी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के बटकूट इलाके में जंगल में हुई मुठभेड़ में अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि पहलगाम में अशरफ मौलवी समेत 2 अन्य आतंकी मारे गए।
अशरफ मौलवी हिजबुल का कश्मीर में कमांडर था। वह इससे पहले 6 मई 2020 को रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद कमांडर बनाया गया था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के तेंगपावा कोकरनाग इलाके का निवासी मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी 2013 में हिजबुल में शामिल हुआ था और जल्द ही सेना की मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में आ गया। पुलिस के अनुसार वह स्थानीय नागरिकों को बहला फुसलाकर हिजबुल में भर्ती करता था। बटकूट में उसके मिलने की जानकारी पर पुलिस और सेना की 19 RR की एक संयुक्त टीम ने बटकूट जंगल को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही पुलिस की संयुक्त टीम ने अपनी तलाशी तेज की, छिपे हुए इस आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकी मार गिराए। मौलवी के मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में हिजबुल की गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है। पूरी घाटी में अभी हिजबुल का कोई भी कमांडर जिंदा नहीं बचा है। मौलवी बुरहान वानी के समेत जारी हुए आतंकियों की सूची में शामिल था और इस समय पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। इस आतंकी पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। आपको बता दें 30 जून से कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने साल की शुरुआत से अब तक घाटी में 65 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि तेजिंदर बग्गा जी ट्वीट कर केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे। किसानों को जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो उन्होंने आवाज उठाई। अरविंद केजरीवाल के पास जब पंजाब पुलिस आई तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। क्या कुछ बोले आदेश गुप्ता, आइए सुनते हैं। जो बयान दिया था उसके खिलाफ जब बग्गा ने बोला और किसानों के ऊपर जो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, इसकी आवाज उठाना क्या गुनाह है? और जिस तरह की ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही केजरीवाल ने दिखाई है कि जब उनके पास पंजाब पुलिस आई तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग यहाँ पर उन्होंने अपने फौज की तरह, अपने फोर्स की तरह किया है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस को कोई भी इत्तला नहीं दी, दिल्ली पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और उन्होंने पगड़ी तक नहीं पहनने दी है बग्गा को। जिस तरह से उन्होंने बग्गा के घर में उनके पिताजी के साथ मारपीट की है और उनके मुंह में कपड़ा ठूसने की कोशिश की है। अरे यार रुक जाओ एक सेकंड सर, पूरा लगातार मामला दर्ज था, पुलिस भी आई थी, तो क्या आपको पता चल पाया कि दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया पंजाब पुलिस ने या नहीं किया? अभी क्या मामला, क्योंकि पंजाब पुलिस के अधिकारी भी अंदर हैं। अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि पंजाब पुलिस ने कोई भी इंटीमेशन नहीं की और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, जब उनके पिताजी ने सूचना दी तो पंजाब पुलिस तब तक उनको लेकर जा चुकी थी और उसके बाद 2 पंजाब पुलिस के जो 3 अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने कोई भी सूचना पहले नहीं दी, जबकि नियम के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आपको करनी है तो दिल्ली पुलिस को आपको बताना पड़ेगा, स्थानीय पुलिस को, और उसके साथ वो कार्रवाई की। अगर सर ये बताइए क्या बीजेपी भी जो है कंप्लेंट कर रही है पंजाब पुलिस के खिलाफ? किसी के खिलाफ कोई अरेस्ट मेमो नहीं दिया है, कोई सूचना नहीं दी है और न ही ट्रांजिट सूचना दी है कि हम यहाँ से ले जा रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को अभी हमने पंजाब पुलिस के खिलाफ, उनके पिताजी ने, हम उनको FIR कर रहे हैं कि किस तरह से आप ले गए, क्यों ले गए और बिना सूचना के क्यों ले गए और मारपीट जो की है उसके शिकायत दे दी गई है। सर शिकायत दिया आप लोगों की तरफ से? बीजेपी ने दी है या उनके पिता की तरफ से? दे दी है। देखिए उनके पिताजी बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की तरफ से ही है। उनके पिताजी के खिलाफ जो जिस तरह पंजाब पुलिस ने मारपीट की है, उन्होंने वो FIR कराई है, उनको ये कंप्लेंट दर्ज करा दी है दिल्ली पुलिस को। और इसके साथ ही साथ हम निश्चित रूप से इस बड़ा कार्रवाई करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक पंजाब पुलिस मिलने के बाद वो बौखला गई है। सर स्पेसिफिक बता दीजिए, कंप्लेंट प्रदेश की तरफ से दी गई है या फिर उनके पिता की तरफ से? स्टेटस उनके पिता का हमें मालूम है कि वो भी बीजेपी से जुड़े, लेकिन स्पेसिफिक बग्गा जी के पिताजी की ओर से कंप्लेंट दी गई है जिसमें मारपीट जो पंजाब पुलिस ने की है, पंजाब पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है,
बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने दी, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है और उनके साथ मारपीट की है। इसकी कंप्लेंट बग्गा जी के पिताजी ने अभी दिल्ली पुलिस को दी है, जनकपुरी थाने। अभी कहाँ है तेजेंद्र बग्गा? अभी तेजेंद्र बग्गा को वो जैसा वो बता रहे हैं कि वो लेकर गए पंजाब पुलिस और वो रास्ते में है। अभी उनकी लोकेशन भी सर्च हो रही है और निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत काम, तानाशाही जो रवैया केजरीवाल ने किया है, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली के बाहर लेकर गए या कोर्ट में? डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।